हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेशनल आईएएस। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट का लास्ट पार्ट। आपके लिए एक रिमाइंडर है, ऑलरेडी हम बजट का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 है। आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए प्रोफेशनल आईएएस, वहाँ पे प्लेलिस्ट लिखिए, प्लेलिस्ट है तो उसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट है। एक तो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की है, एक यूपीएससी की प्लेलिस्ट है, यूपीएससी इकोनॉमिक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है, उसके बाद में बजट 2024 इंडियन बजट की प्लेलिस्ट है। तो बेसिकली आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होता है वो उस हिसाब से आप एक के बाद एक कंप्लीट करिए, ठीक है। और शॉर्ट्स जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो आप देखना मत भूलिए, क्योंकि शॉर्ट्स में एमसीक्यू भी मैं इंक्लूड करता हूँ और शॉर्ट्स आपको एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, वेरी फैक्चुअल थिंग्स होते हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम में आ जाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो शॉर्ट्स देखना मत भूलिए। जो भी लोग मुझसे मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स का मेंस, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि कंप्लीट यूपीएससी कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिकली प्रोफेशनल आईएएस एक डेडिकेटेड आईएएस इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक एम्प्लॉयज़, ये जो भी नीचे के एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी कर रहे हैं, वो लोग यूपीएससी करना चाहते हैं, या हाउस वाइफ जिसे हम होम मेकर भी बोलते हैं अच्छी तरीके से, तो अगर वो लोग अपनी प्रिपरेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ से 1-1.5 साल के बाद क्रैक करना, स्लोली पढ़ के आगे आगे बढ़ना, तो वैसे लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे चुका हूँ, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप कॉल करके डिटेल्स और डेमो सेशंस आप ले सकते हैं, ठीक है। पीएसआईआर ऑप्शनल की भी मेंटरशिप और लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि हर एक के लिए ओपन है, ठीक है। ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू प्रमोट दिस चैनल, ओके, और उसके चैनल की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा रिवाइंड कर लेंगे हम क्या क्या पढ़े थे। तो पार्ट 1 में हम पढ़े थे निर्मला मैडम जी के बारे में पढ़े थे, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कमेंट क्या था इंटरिम बजट को लेके, फिर राहुल जी का, खरगे जी का, तो अपोजिशन और जो भी लीडर्स होते हैं उनका कमेंट क्या था इंटरिम बजट में, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद में विजन ऑफ विकसित भारत, एवोल्यूशन ऑफ बजट, 10 मेजर अनाउंसमेंट इन बजट, गाइडिंग फैक्टर्स इन बजट, अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़े थे, ये था हमारा पूरा पहला पार्ट में, ये पूरे टॉपिक्स हम कवर करे थे। अभी उसके बाद में हम पढ़े हैं पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम डिटेल एनालिसिस ऑफ बजट करे हैं। पार्ट 2 में क्या करे हैं, डिटेल एनालिसिस ऑफ बजट करे हैं। यहाँ पे अलोकेशंस, रिसीव बजट, एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल बजट, एक्सपेंडिचर बजट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स और उसके टारगेट्स क्या है, टैक्सेस और उनकी रैंकिंग क्या है, और वेयर कहाँ से गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं, ये सब के बारे में हम पढ़े थे। तो एलोकेशंस एक्सेट्रा मैं ऑलरेडी पार्ट 2 में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, ठीक है। ये पूरे हो चुके हैं, ऑल दीज आर डन, पार्ट 2 में थे ये सब। यहां से पढ़ने वाले हैं हम पार्ट 3 डिटेल इंटरिम बजट के बारे में, राइट। चलिए, पार्ट 3 में हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, आज का फ्लो ऑफ लेक्चर क्या है हमारा, एक बार हम देख लेंगे, आराम से देखेंगे। एक ही बार बजट करना है, बार बार नहीं करना है, गड़बड़ मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ सिलेबस में मेंशन होती है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो चीज़ मेंशन नहीं होती है, इधर उधर का कुछ करंट अफेयर आ गया जो कि टॉपिक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो आप उसको छोटे वे में कवर कर सकते हैं। बट बजट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार पढ़ लिए, इंडियन एक ईयर बुक है एक बार पढ़ लिए, उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे है एक बार पढ़ लिए, तो ये एक ही बार पढ़ने के हैं, तो इसलिए पूरे ही सही तरीके से पढ़ लेना बेहतर होगा। नहीं तो फिर आप कम पढ़ेंगे, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट की बुक में आपको थोड़ा ज़्यादा डेटा दिखेगा, तो आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने प्रॉपरली ये टॉपिक्स करे हैं या नहीं करे हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं रहना है। आराम से बैठिए और आराम से करिए बजट पूरा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बजट का साइज़ क्या है और जीडीपी ग्रोथ के बारे में, स्कीम के एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे, थोड़े और एलोकेशंस मैंने ऐड किए हैं वो भी हम देखेंगे, एनवायरनमेंट बजट भी है हमारे पास, सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट बजट भी है, लखपति दीदी का मतलब क्या है, बजट मिडिल क्लास के लिए किस तरीके से अच्छा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन बजट क्या है, उसके बाद में जीएसटी स्लैब्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रिजीम पढ़ेंगे हम,
ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम के बारे में पढ़ेंगे और टैक्स रिबेट क्या है। ब्लू इकोनॉमी को प्रेफरेंस दिया गया है ये बजट में, ब्लू इकोनॉमी क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स और कितना ज़्यादा इंक्रीज करे हैं हम वो भी पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर बजट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म बजट है, साइंस एंड टेक बजट है, एजुकेशन बजट है, हेल्थ बजट है, ग्रांट्स टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और ग्रांट्स टू अदर कंट्रीज, कितना पैसा हम दूसरे कंट्रीज को देते हैं। 2-3 जीके फैक्ट्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर 40-45 मिनट का होगा, तो आराम से बैठिए और आराम से करिए। चलिए, ये पूरे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बजट का साइज से। बजट का साइज का मतलब है कितनी वैल्यू ऑफ मनी की हमारी इकोनॉमी है। गुड्स और सर्विसेज बेचने के बाद कितना ज़्यादा पैसा हमारे कंट्री में जमा होता है, उसे हम बोलेंगे बजट साइज। सो बजट साइज अभी के लिए हमारे कंट्री का बजट साइज जो भी है वो 47.66 लाख करोड़ है। याद रखिए ये पूरा डेटा लाख करोड़ में है, ठीक है। तो बजट साइज क्या है हमारा 47.66 लाख करोड़। और आपको ये भी पता है बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू पार्ट होता है और एक कैपिटल पार्ट होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब पहले एज बिकॉज आपके जो कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में रेवेन्यू पार्ट पहले पढ़े होंगे, तो मैं रेवेन्यू पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में 2 होते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे रिसीव की ही बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है। और रेवेन्यू रिसीव 2 तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़े होंगे। आपको पता है अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोफेशनल आईएएस इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम कम मेन सीरीज चल रही है। इकोनॉमी का 2 लेक्चर्स हुए हैं, L1 L2। L2 पूरा बजट रिलेटेड है, 13 पार्ट है उसमें, वो ज़रूर देखिए, ये ईजी होगा, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीव 2 तरह के होते हैं, एक है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का वैल्यू डायरेक्टली हम दे चुके हैं 4 लाख करोड़ रुपीस। कितना है नॉन टैक्स रेवेन्यू 4 लाख करोड़ रुपीस है। टैक्स रेवेन्यू में 2 तरह के हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एक है, नेट टैक्स रेवेन्यू एक है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 38.31 लाख करोड़ है, ओके। नेट टैक्स रेवेन्यू 26.02 लाख करोड़ है। तो मैं डेसिमल्स अगर रहेंगे या बड़ा सा नंबर रहेगा तो मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा, आप समझ जाना। सो टैक्स रेवेन्यू में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से जो कि 38 लाख करोड़ है, नेट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट से 26 लाख करोड़ है। अब ग्रॉस नेट में क्या फ़र्क है आपके कॉन्सेप्ट लेक्चर में आप पढ़े होंगे, फिर भी आपको मैं बता दूंगा। ग्रॉस टैक्स और नेट टैक्स में ये फ़र्क है, जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 100 करोड़ आए, 100 करोड़ आने के बाद में ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये भी तो देखना है ना। ऑफिसर्स इंस्पेक्ट करते हैं, फिर डेटा मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिर वो जो रेंटेड बिल्डिंग्स होते हैं उनका किराया देना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे ऑफिसर्स है, डिग्निटरीज है, ये पूरों को पैसा देना है, उनके सैलरीज देना है, ठीक है, उनको पेंशन देना है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। सो जितना भी टैक्स गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा आया, ओके, वो पैसे में से कितना पैसा ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगा उसको हमें निकाल देना है। तो 100 करोड़ रेवेन्यू आया, ये हो गया ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। लेट अस सपोज 100 करोड़ में 20 करोड़ लगे ये 100 करोड़ को कलेक्ट करने के लिए, 20 करोड़ लगे ये 100 करोड़ को कलेक्ट करने के लिए। तो जब हम ग्रॉस में से ये जो हमारा एक्सपेंडिचर डन ऑन दी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस निकाल देंगे तो आपको आएगा नेट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो हमारे पास टैक्स रेवेन्यू में ग्रॉस भी है, नेट भी है, ये नॉर्मल चीज़ आपको याद होनी है, ठीक है। चलिए फाइन, अभी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आया, ओके, टैक्स से जितना भी पैसा आया, सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से आया, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया? इनकम टैक्स से। सो जितना भी गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा आया, सबसे ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स से आया, जो कि 11.56 लाख करोड़ है, 11.56 56 करोड़ लाख करोड़ रुपीस इनकम टैक्स से आया। सेकेंड इंपॉर्टेंट टैक्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट टैक्स है वो है जीएसटी। इससे सेकेंड इंपॉर्टेंट ज़्यादा पैसा आया, 10.68 लाख करोड़।
ओके, थर्ड हाईएस्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटर टू दी गवर्नमेंट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, 10.43 लाख करोड़। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसे आते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है, उसके बाद में जीएसटी से आता है, उसके बाद में कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। ये बात आप याद रखना है। यहाँ पे एक छोटी चीज़ मैं ऐड करूँगा। टैक्स रेवेन्यूज और दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात होती है, डायरेक्ट टैक्स में कौन सा ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट को हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है, तो आप लिखना इनकम टैक्स। ओके, सेकंड हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स कौन सा है जो कि गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करता है? सेकंड हाईएस्ट कॉर्पोरेशन, क्योंकि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों डायरेक्ट टैक्सेस है। सो डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है, सेकंड आता है कॉर्पोरेशन टैक्स में। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा पैसा कौन से टैक्स से आ रहा है, तो आप बोलेंगे जीएसटी से आ रहा है। जीएसटी के बाद सेकंड हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट कहां से आ रहा है? अगर क्वेश्चन आया तो वो है एक्साइज ड्यूटी से आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी। जो थर्ड हाईएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स से जो गवर्नमेंट को पैसा आता है, वो कस्टम ड्यूटी से आता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो डायरेक्ट टैक्स में इनकम के बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से पैसा आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी से सबसे ज्यादा पैसा आता है, उसके बाद में यूनियन एक्साइज, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी। अगर अलग अलग पूछे तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। अगर ओवरऑल पूछे कि गवर्नमेंट के टॉप 3 टैक्स रेवेन्यूज कहां से आते हैं, पूरे टैक्स रेवेन्यूज इस तरीके से बात करते हैं, दे विल नॉट मेंशन। अगर वो मेंशन नहीं करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, खाली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट टैक्सेस, खाली इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो आप लिखना है इनकम के बाद जीएसटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स पूछ रहे हैं। ये अलग अलग नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट के अंदर कौन सा है। सो बेसिकली ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज की बात अगर होती है, इनकम के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद कॉर्पोरेशन। सो आई गेस आपको ये समझ में आ जाएगा। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नेट टैक्स में डिवाइड होते हैं। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू से। अगर हम टैक्सेस की बात करें, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को इनकम से आता है, बाद में जीएसटी से, बाद में कॉर्पोरेशन से। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आती है, जो कि फाइन से आती है, चालान से आती है, पेनल्टी से आती है, रेलवे की फी से आती है, किसी तरीके से गवर्नमेंट को प्रॉफिट से आती है। ओके, ये पूरे नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड से आती है। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये जो अभी के इंटरेस्ट बजट में सिर्फ 2 ही कैटेगरी बताई गई है। एक तो है डिविडेंड और प्रॉफिट से कितना पैसा आया, बाकी के पूरे नॉन टैक्स रेवेन्यूज को एक में क्लब करके वो अदर रिसीव्स बोल के कह रहे हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर आपको पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट हाईएस्ट कौन सा कंट्रीब्यूट करता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज में, अगर इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएगा, तो अदर रिसीव्स अगर होगा आंसर में, तो अदर रिसीव्स आपको टिक करना है। तो ये तो ऐसा नहीं पूछेंगे। तो बेसिकली आपको यही क्वेश्चन आएगा कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज में कौन सा ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है नॉन टैक्स रेवेन्यूज में। तो आपका आंसर होगा डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, और इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। तो आई गेस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, यहां पे रेवेन्यू रिसीव्स में आप लिख सकते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 38 करोड़ प्लस ये 4 करोड़, सो ऑलमोस्ट 42 लाख करोड़ रुपीस आपको रेवेन्यू रिसीव्स आते हैं। ओके, अभी आप यहां पे जब देखेंगे, अभी अगर 42 यहां डालेंगे तो यहां पे 17 हो गए। सो 42 और 17 आपको 57 तक चले जाएगा। तो ये हमारे पास बजट सेट कितना है, 47 है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे 26 लिया है नेट टैक्स रेवेन्यूज 26 लाख करोड़ से, और ये 4 लाख, तो ये हो गए 30 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे हो गए। ओके, ये 30 में आप कैपिटल रिसिप्ट 17 डालिए, 30 में 17 डालिए, 47 हो गए। तो इसलिए हमारा बजट साइज रहेगा 47.66 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट नेट टैक्स रेवेन्यूज कैलकुलेट करती है बजट के साइज बताने के लिए, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं करती है। ये भी आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के पास कितने आते हैं। 17.64 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट के पास आता है।
कैपिटल रिसिप्ट अगेन दो तरह के होते हैं, एक तो डेट जिसे उधार ही लेते हैं हम और उधार चुकाना पड़ेगा इसलिए हम डेट होते हैं, और दूसरा है नॉन डेट। NDCR का मतलब है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो अगर डेट और कैपिटल नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो डेट रिसिप्ट्स आर मोर देन नॉन डेट रिसिप्ट्स, ये बात भी आपको स्टेटमेंट के जैसा याद रखना होगा। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट तो बहुत मिनिमम है, 0.79 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ भी नहीं है। वेराज डेट रिसिप्ट आप देखेंगे 16.85 लाख करोड़ रुपीस है, ठीक है। 16 गुना ज्यादा है डेट रिसिप्ट व्हेन कंपेयर टू व्हाट नॉन डेट रिसिप्ट। अगर हम डेट रिसिप्ट जो गवर्नमेंट उधारी ले रही है, सबसे ज्यादा उधारी कौन से कैटेगरी से आ रही है, मीन्स लोन से आ रही है। मार्केट से जो गवर्नमेंट उधारी ले रही है ना, वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है डेट रिसिप्ट में। सो मार्केट से जितना भी गवर्नमेंट 16 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़, करीब करीब 12 लाख करोड़ गवर्नमेंट मार्केट लोन से उठाती है। मार्केट लोन के बाद सेकंड हाईएस्ट लोन्स गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट उधारी लेती है स्मॉल सेविंग फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास और स्टेट के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, वहां से 5 लाख करोड़ 5.5 लाख करोड़ का उधारी गवर्नमेंट वहां से ले रही है। डेट इसलिए बोल रहे हैं जिससे लिए उसको वापस देना ही पड़ेगा एक ना एक दिन, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में दो तरह के रिसिप्ट्स है, डेट एंड नॉन डेट। डेट हमेशा ज्यादा होते हैं, नॉन डेट कम होते हैं। तो डेट कितने ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से। अगर डेट की बात करें, सबसे ज्यादा डेट उधारी गवर्नमेंट ले रही है मार्केट लोन से, उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट बारोइंग्स गवर्नमेंट कर रही है स्मॉल सेविंग्स और स्टेट प्रोविडेंट फंड से। ये हो गया आपका कंप्लीट बजट साइज। ये अभी तक इतना प्रॉपरली कोई भी नहीं समझाए हैं यूट्यूब पे। मेक श्योर दैट आप ये सब चीज़ें मैं जो भी बोला रिवाइंड करते देखते जाइए। मैं थोड़ा हट जाऊंगा सो दैट आप पॉज करके पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे थोड़ा समरी। समरी इंपॉर्टेंट है। समरी में देखिए डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को आईटी से आते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद सेकंड हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स में आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को ही हम कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, सबसे ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी से आते हैं। जीएसटी के बाद गवर्नमेंट को आते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी। ये इसकी हायरार्की है। अगर ओवरऑल पूछे तो आईटी फर्स्ट आता है, जीएसटी सेकंड आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स थर्ड आता है। इंडिविजुअल अगर पूछेंगे डायरेक्ट में फर्स्ट सेकंड कौन है, इनडायरेक्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, तो आप इस तरीके से बोलना है आपको। ओके, टैक्स रेवेन्यूज हमेशा ज्यादा होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और डेट रिसिप्ट हमेशा ज्यादा होते हैं नॉन डेट रिसिप्ट से। और डेट रिसिप्ट आर मोर देन व्हाट नॉन डेट रिसिप्ट। और कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में सबसे ज्यादा कहां से पैसे आते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू से ज्यादा आते हैं। अगर बजट में दो है, रेवेन्यू है कैपिटल है, तो कहां से ज्यादा गवर्नमेंट को पैसे आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट को ज्यादा आ रही है, ओके, कैपिटल रिसिप्ट कम आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट हियर? यस। चलिए अभी हम देखेंगे स्कीम का एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़े स्कीम्स होते हैं, दो तरह के स्कीम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो है कि वो पूरा का पूरा खुद ही फंड करते हैं, वो स्कीम को 100% गवर्नमेंट से ही, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, उसे बोलेंगे सेंट्रल सेक्टार स्कीम। सेक्टार इसलिए बोलते हैं कौन से सेक्टार पे कौन सा स्कीम चल रहा है, उतना ही है। जो गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट ही फंड करती है, पूरा पैसा देती है वो स्कीम का। थोड़े ऐसे स्कीम्स होती है गवर्नमेंट के जिसमें जैसे कि मनरेगा स्कीम है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 60 रुपए देगी और स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि आप 40 रुपए दो। मीन्स 60-40 की शेयरिंग होती है परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो वैसे स्कीम्स को बोलेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, बिकॉज स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि कोई हमें पैसे दे और हम हमारे पैसे भी मिलाएं, कुछ काम करें। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों की भागीदारी होती है, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। बस आपको ये चीज याद रखना है ये समझने के लिए। जब गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है तो पूरे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है, 19.96 लाख करोड़, ठीक है। इसमें सेंट्रल सेक्टर पूरे 100% फंडेड के ऊपर कितना लग रहा है, 14 लाख, ऑलमोस्ट लाइक 15 लाख करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट
पूरा पे करती है, सो स्कीम में लग रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है? 5 लाख करोड़ का। ठीक है, तो याद रखना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में पैसा ज्यादा लगता है देन कंपेयर टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम सेंट्रल सेक्टर की स्कीम की बारे में बात करें, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड करती है वो स्कीम्स और प्रोग्राम्स को, अगर हम उसकी बात करें सेंट्रल सेक्टर्स की, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर स्कीम्स में करती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्विसेज पे करती है। मींस प्रोडक्टिव कामों पे करती है, प्रोडक्शन बढ़ाने के कामों पे करती है, लोन देने के कामों पे करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कामों पे करती है, रोड कनेक्टिविटी डालने के कामों में करती है। ओके, ड्यूटीज सब्सिडीज देती है, इंसेंटिव्स देती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो फिर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के स्कीम एक्सपेंडिचर होता है हाईएस्ट। ओके, जो कि 7 लाख, ऑलमोस्ट लाइक 7.88 बोल तो 8 लाख करोड़ गवर्नमेंट का स्कीम एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एसेट्स और प्रोडक्शन के टूवर्ड्स होता है। यह फर्स्ट है। सेकंड हाईएस्ट गवर्नमेंट का स्कीम एक्सपेंडिचर होता है सब्सिडी, जैसा कि रेशन शॉप से एलपीजी की सब्सिडी हमें आती है, तो सेकंड हाईएस्ट स्कीम एक्सपेंडिचर हो रहा है सब्सिडी में गवर्नमेंट का। कितना? 4 लाख करोड़। अगर हम सब्सिडी के अंदर की बात करें, सबसे ज्यादा पैसा फूड सब्सिडी में लग रहा है, अपने रेशन शॉप्स पे लग रहा है। ओके, सब्सिडाइज फूड पे लग रहा है। फूड के बाद नेक्स्ट सब्सिडी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट दे रही है फर्टिलाइजर पे, ये बात याद रखना, ये सेकंड है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का पैसा कहां पे लग रहा है, कौन से स्कीम्स पे लग रहा है? इकोनॉमिक सर्विसेज पे। सेकंड सबसे ज्यादा स्कीम एक्सपेंडिचर कहां पे हो रहा है? सब्सिडी पे। सब्सिडी में सबसे ज्यादा किस पे हो रहा है? फूड पे। उसके बाद यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी पे जा रहा है। थर्ड हाईएस्ट गवर्नमेंट का स्कीम एक्सपेंडिचर होता है जनरल सर्विसेज पे। जनरल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी पे होता है या लाइटनिंग पे होता है, रेलवे सर्विसेज पे होता है, नॉर्मल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज पे होता है। ओके, अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे तो 5 लाख करोड़ रुपीस पूरा दिया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेंगे। कोर स्कीम्स यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 2 होते हैं, कोर कैटेगरी और एक दूसरा आता है कोर ऑफ कोर स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 5 लाख करोड़ दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी कोर स्कीम्स में दिए गए हैं 3.89 लाख करोड़ रुपीस। कोर ऑफ कोर स्कीम्स में दिए गए हैं 1.13 लाख करोड़ रुपीस, 1.13 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, ये हो गया है गवर्नमेंट का स्कीम एक्सपेंडिचर, याद तो रखना है तो है। ठीक है, चलिए अब और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के कहाँ पे जा रहे हैं। हम रिसिप्ट का पूरा पढ़ लिए ना, कैपिटल और रेवेन्यू पढ़ लिए, अब स्कीम्स के बारे में पढ़े और कुछ और एक्सपेंडिचर्स आने हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? ट्रांसफर्स, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स करती है। एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, एनएमडीसी, सेल, घेल, भेल, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, वहाँ पे पैसा लगता है। और अदर एक्सपेंडिचर्स जो भी छोटे मोटे, वो पूरे मिला के गवर्नमेंट ने 27.70 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट, 70 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने दी है। 27.70 लाख करोड़ हैज बीन गिवन टू दिस पर्टिकुलर हेडिंग। ठीक है, चलिए और थोड़े सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के हैं जहां पे ओके 27 के अंदर जो अदर एक्सपेंडिचर्स है ना, उसको 15 लाख करोड़ मिले हैं, 15.19 लाख करोड़ रुपए अदर एक्सपेंडिचर्स को। ओके, इसमें से ही अगर आप देखेंगे इन तीनों का मिला के 27.70 लाख करोड़ है। इसमें से अदर एक्सपेंडिचर का कितना है? 15 लाख करोड़ है। इसमें से अगर एस्टैब्लिशमेंट का एक्सपेंडिचर देखेंगे, इसमें से 7, याद रखिए ये बात। सो 15 और 7 ये दोनों भी इसके अंदर से हम ब्रेकअप करके मैं बताया हूं आपको। यहां पे देख सकते हैं आप ट्रांसफर टू स्टेट्स, तो ये जो ट्रांसफर टू स्टेट्स ये कंपोनेंट है, ये यहां पे है। ओके, पूरा मिला के गवर्नमेंट ट्रांसफर क्या कर रही है? ओके, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 1.3 लाख करोड़ रुपीस दे रही है स्टेट्स को, और अदर ट्रांसफर्स भी दे रही है जिसका नाम है, और भी ट्रांसफर करती है। पहली बात याद रखिए, यहां पे देखिए
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितने तरीके के ट्रांसफर्स करती है, पैसे देती है। पहली बात तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है उसमें से देती है। दूसरी, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स रिकमेंड करती है तो ग्रांट्स में पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट को, थोड़े सेलेक्ट स्टेट्स को ग्रांट्स मिलते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स लोन्स लेते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो भी ट्रांसफर्स में ही आते हैं, ठीक है। फिर फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन जो होता है उस हिसाब से भी ट्रांसफर्स होते हैं। ग्रांट्स अलग होते हैं, फाइनेंस कमीशन का फार्मूले के हिसाब से ट्रांसफर्स अलग होते हैं, फिर टैक्स डेवल्यूशन के ट्रांसफर्स अलग होते हैं, ये पूरे ट्रांसफर्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर्स की बात हो रही है सेंटर टू स्टेट्स, उतना ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफर टू स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 1.32 लाख करोड़ रुपीस स्टेट्स को जा रहे हैं। और गवर्नमेंट अदर ट्रांसफर्स भी करती है जिसका 3.50 लाख है। मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम स्टेट में चल रहे हैं ना, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा देती है। सो स्कीम ट्रांसफर करती है, ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोन्स भी देती है। ये स्कीम्स, ग्रांट्स और लोन्स, इनको हम कहेंगे अदर ट्रांसफर्स हम कहेंगे। नॉर्मल ट्रांसफर क्या होता है, फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से जो पैसा मिलता है स्टेट को वो नॉर्मल ट्रांसफर्स होते हैं, ओके। टैक्स डेवल्यूशन से जो भी मिलता है वो नॉर्मल ट्रांसफर्स कहा जाता है। अदर ट्रांसफर्स का मतलब है स्कीम, ग्रांट्स, लोन्स, ये तीन कैटेगरी अदर ट्रांसफर्स में आते हैं। तो आप ये जो ट्रांसफर्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर, इन तीनों को मिलाकर 27.70 है। इसमें सेंट्रल एक्सपेंडिचर के 15 है, इसमें से ही आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट 7.68, उसके बाद में 3.50, ट्रांसफर्स 1.32। ये आप ये तीनों को ऐड करिए, आपको ये आ जाएगा, ओके। इंटरेस्ट पेमेंट्स को गवर्नमेंट दे रही है 11.90 लाख करोड़। ये हाईएस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का कहां पे जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। देखिए ये पूरों की मिला के ये 27 आपको बड़ा दिखेगा, बट अगर हम अलग अलग तोड़ के बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स पे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये याद रखना है, ठीक है। ये पूरे हम ट्रांसफर्स पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, ओके। इंपॉर्टेंट डेटा जो एलोकेशंस आपको देखने हैं, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जॉइंट वेंचर, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ओके, एनएमडीसी, एनटीपीसी, जॉइंट वेंचर्स टाटा से करते हैं या अदानी अंबानी से मिलकर गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करती हैं। तो वैसे चीज़ों में गवर्नमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है ये बजट में, 31,000 करोड़। ये लाख करोड़ नहीं है, 31,000 करोड़ है, जैसा है वैसा ही पढ़ना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी को दिया गया है 1,68,000 करोड़ रुपीस। नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी को मिला है 614 करोड़। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट को मिला है 1100 करोड़ रुपए। सागरमाला पोर्ट मॉडर्नाइजेशन स्कीम को मिला है 700 करोड़ रुपए। एलपीजी कनेक्शंस टू पूर हाउस होल्ड्स 9,000 ओके 54 करोड़ रुपीस मिला है, ओके 9,094 करोड़ रुपीस। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को मिला है 600 करोड़ रुपया। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम, ये ऑलरेडी 2022 के यूपीएससी में क्वेश्चन कुसुम के ऊपर आया था, देख लेना। इसको मिला है 1996 करोड़, ओके। 1996 करोड़ रुपीस, ओके 1996 करोड़। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जो भी स्कीम्स बजट में मेंशन किए गए हैं, प्लीज़ उसका डेट, उसका ईयर, उसका मंथ और उसकी ऑब्जेक्टिव्स और उसका परफॉर्मेंस में 1-2 लाइन लिख सकते हैं, आप देख लेना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बिकॉज ये पूरे रनिंग स्कीम्स है, इसलिए एलोकेशन मिला है। और बजट में मेंशन किए गए स्कीम्स में तो पढ़ना तो है ही है। देखो कितने स्कीम्स हैं यहाँ पे, एक सागरमाला है, एलपीजी कनेक्शन, उजाला स्कीम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, कुसुम स्कीम है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। ये पूरे आपको डेट, मंथ, ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा परफॉर्मेंस पढ़ना है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लिए मिला है 4,824 करोड़। खादी ग्रामोद्योग विकास योजना को मिला है
1037 करोड़ रुपीस। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को मिला है 2300 करोड़ रुपीस। अटल भूजल योजना को मिला है 1778 करोड़ रुपीस। फेम इंडिया स्कीम मीन्स फास्टर एडॉप्शन, जल्द से अडॉप्ट करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम हमारी जिंदगी में जल्दी जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए। दैट इज नथिंग बट फेम इंडिया 2671 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 729 करोड़ रुपीस। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 700 करोड़ रुपीस। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना 521 करोड़ रुपीस। ओके, पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना को मिला है 1558 करोड़ रुपीस। डीप ओशन को मिला है 600 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मिला है, ज़्यादा ही दिया गया है स्कीम्स में, सबसे ज़्यादा एलोकेशन यही स्कीम को मिला है 2,05,250 करोड़ रुपीस। 2,05,250 करोड़ रुपीस। मेक श्योर दैट आप ये सब याद रखेंगे, एलोकेशंस भूलना नहीं है, एक भी चीज़ नहीं भूलना है, याद रखिए। ओके, यूरिया सब्सिडी देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं ना, फूड में 2 लाख मिला है। सो सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड में मिली है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा सब्सिडी सेकंड कहाँ पे मिली है? यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडी। हम पढ़े थे अभी 1,19,000 करोड़ रुपीस का सब्सिडी दिया गया है यूरिया को, उतना पैसा उसको एलोकेट किया गया है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना 1,738 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान को मिला है 6,000 करोड़। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस स्कीम है 880 करोड़ रुपीस। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 1064 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गोकुल भी हुआ है, ठीक है, ये नहीं पढ़े। ओके, गवर्नमेंट, अच्छा ये भी पीएम यूएसपी भी हो गई है, ठीक है, डीप ओशन, तो ठीक है, तो यहाँ से रिपीट है, तो यहाँ तक आप लाइट लीजिए, ठीक है। तो ये स्लाइड और ये स्लाइड, ये साइड, इसके अलावा पार्ट 2 में भी बहुत सारे एलोकेशन है, मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन है, वो भी आपको पढ़ने हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, ठीक है। चलिए, क्वालिटेटिव अब हर एक सेक्टर का बजट लेके हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये पूरे चीज़ें याद रखिए, अच्छे से नोट डाउन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू join us and make your preparation much better. Thank you.